अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ तौमी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, सीएम हाउस के करीब एहतजाजी मुजाहरे पर पुलिस यलगार की तहकीकात शुरू किए जाने की इत्तला मिली है। इब्तदाई तहकीकात के दौरान मालूम हुआ है कि किसी एक भी बड़े अफसर ने इस वाक़ये की ज़िम्मेवारी नहीं ली, बल्कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आगे चलकर हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम कश्मीर के ड्रामाई पुलिस मुकाबले पर बात करेंगे, जिसमें खुद साउथ पंजाब के छोटू गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले 3 इंतहाई ख़तरनाक डाकुओं को पुलिस ने मुकाबले में हलाक करने का दावा किया है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी हम प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे कि ये किसका कारनामा है जिसने पाकिस्तान को करप्शन के लिहाज से 124वें नंबर से 140वें नंबर पर पहुंचा दिया। ये कारनामा किसके सर जाता है, इस पर भी हम आगे चलकर अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बलूचिस्तान पुलिस की कुछ खबरें शामिल करेंगे और सिंध पुलिस के अपग्रेडेशन के हवाले से भी हम बात करेंगे कि अपग्रेडेशन के मामले में जो है सिंध हुकूमत और ख़ुद सिंध पुलिस क्या कर रही है। और प्रोग्राम के आखिर में जो हमारा मशहूर सिलसिला है कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, में हम सिंध पुलिस के एक ग्रेड 21 के उस अफसर पर बात करेंगे जो इत्तेफाक से पामिस्ट भी है, जो दूसरों के हाथों की लकीरें देखकर उनके मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ करता रहा है। अब हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। सीएम हाउस के करीब पिछले दिनों एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ था। उस एहतजाजी मुजाहरे को सबूताज करने के लिए पुलिस ने इंतहाई बर्क रफ्तारी से एक्शन किया। एक पुलिस यलगार हुई और वो जो एहतजाजी मुजाहरा था वो तितर बितर हो गया, मुंतशिर हो गया। उस एहतजाजी मुजाहरे में शामिल एक सियासी जमात के एमपीए को भी पुलिस ने उठाकर वहां से गायब कर दिया, यानी कि उठाते हुए ले गए उसको एक अजीब तरीके से, जो कि कैमरे की आंख ने उसे भी कैच कर लिया। अब इस सारे मामले की जो है खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हुक्म पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तहकीकात करने का हुक्म दे दी और बाज़ दूसरे हसास इदारे भी इस सारे मामले की तहकीकात इस वक्त कर रहे हैं। इस सिलसिले में खुद हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही को पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह इत्तला दी है कि आईजी सिंध मुश्ताक महर ने इन तमाम तर सूरत हाल से ख़ुद को अलग कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें इस सारे वाक़े का इल्म ही नहीं है। ये तमाम का तमाम जो है एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिन्हास की ज़िम्मेवारी है। ये उनका अपना फ़ैसला होगा। उन्हीं के फ़ैसले के नतीजे में या उनके डीआईजी साउथ शर्जील खरल के फैसले के नतीजे में ये सब कुछ हुआ। उनकी दफ्तर की जानिब से ऐसा कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया था, जबकि खुद एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिन्हास के इंतहाई काबिल एतमाद ज़रा का कहना है कि इस तरह का कोई भी हुक्मनामा जो है वो उनके दफ्तर से जारी नहीं किया गया, बल्कि ये सब कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ के एसएसपी और डीआईजी का अपना किया दरा है। ये उनका अपना ज़ाती फैसला था और उन्हें ऐसा करने का हुक्म गालिबन जो है वो सीएम हाउस की जानिब से या फिर बिलाउल हाउस की जानिब से दिया गया था। ये कहना है खुद एडिशनल आईजी कराची के दफ्तर के एक इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। जबकि इस सिलसिले में जब हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने साउथ जोन के डीआईजी से रब्ता करने की कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ मालूम किया जा सके, तो उनसे रब्ता नहीं हो सका। लेकिन खुद डीआईजी साउथ ऑफिस के भी एक इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का ये कहना है कि डीआईजी साउथ को ऐसा करने का हुक्म खुद आईजी ऑफिस के अलावा खुद एडिशनल आईजी कराची के ऑफिस से भी दिया गया था। जबकि खुद साउथ के एसएसपी जुबैर शेख का कहना है कि उन्हें ऐसा करने का हुक्म खुद उनके डीआईजी मौसूफ ने कहा था कि इन मुजाहिरीन को रोकने के लिए
किसी भी हद तक जाने से गुरेज ना किया जाए, बल्कि इसी किस्म का मैसेज जो है खुद आईजी ऑफिस से और खुद एडिशनल आईजी कराची के ऑफिस से भी जो है साउथ पुलिस को दिए जाने की इत्तला मिली। लेकिन जब अब तहकीकात शुरू हो चुकी है तो अब इस तहकीकात के जद में आने से खुद को बचाने के लिए और अपनी खाल को समेटने के लिए, अपनी खाल को बचाने के लिए कोई भी बड़ा अफसर जो है इस वाक़े की ज़िम्मेवारी को लेने को इस वक्त तैयार नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे पर जो है वो इसका मलबा, एक दूसरे पर इसका नज़ला गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि पुलिस ने जो है इस एहतजाजी मुजाहरे को मुंतशिर करने के लिए गैर कानूनी हथकंडा इस्तेमाल किया। एक एमपीए को तो पुलिस वाले बिल्कुल जानवरों की तरह से जो है वो धकेलते हुए ले जाते हुए नजर आए, जिसकी मूवियां भी बन चुकी हैं, पिक्चर भी उसकी मीडिया पर जो है वायरल हो चुकी है। तो अब इस मामले की तहकीकात शुरू हो चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से कोई आईजी समेत कोई एक भी बड़ा अफसर जो है वो इस वाक़े की जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। जबकि खुद सीएम हाउस के ज़राए का कहना है कि आईजी और खुद साउथ के डीआईजी नईम खरल के माबैन ताल्लुकात बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो अब सारा मलबा जो है वो आईजी की जानिब से खुद डीआईजी साउथ पर गिराए जाने की कोशिशें हो रही हैं। नहीं चलते हैं प्रोग्राम की अगली खबर की जानिब। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चाहते हैं कि हक व सलाकत का सफ़र इसी तरीके से जारी वसाइल मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, 16 जनवरी को कश्मीर के इलाके में एक इंतहाई ड्रामाई पुलिस मुकाबला हुआ। इस पुलिस मुकाबले में साउथ पंजाब के बदनाम ज़माना छोटू गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले 3 इंतहाई ख़तरनाक मतलूब डाकुओं को पुलिस ने मुकाबले में हलाक करने का दावा किया, जिनमें डाकू नज़र शर उर्फ नजरू, जहान शर के अलावा खुद इब्रार उर्फ सरवर चौधरी शामिल है। इन डाकुओं में से 2 की सरों की कीमत भी हुकूमत ने मुकर्रर की थी। अब इस पुरस्रार और ड्रामाई पुलिस मुकाबले से मुतालिक मुतज़ाद किस्म की इत्तलात मौसूल हुई हैं। एक इत्तला ये है कि ये पुलिस मुकाबला नहीं है, बल्कि इन तीनों डाकुओं को इनके अपने साथियों ने मुखालफत पर जो है फायरिंग करके हलाक किया है, जिसकी इत्तला बाद में उन्हीं डाकुओं ने पुलिस को दे दी और पुलिस ने इन डाकुओं को हलाक करने वाले उनके साथियों के इस जुर्म पर पर्दा डालने के लिए इन डाकुओं की हलाकत को अपना कारनामा सर अंजाम दिया, ताकि वो इनके सरों की जो कीमत है वो भी वसूल कर सके और उनके अपने थानों में जो इन डाकुओं के खिलाफ मुकदमात थे उन मुकदमात का भी उन्हें डिस्पोजल करने में आसानी हो। ये इत्तलात जो है वो इस ड्रामाई पुलिस मुकाबले से मुताल्लिक मिली है, जिस पुलिस मुकाबले को जो है खुद डीआईजी लाड़काना और कश्मीर के एसएसपी अमजद शेख अपना तारीख साज कारनामा सर अंजाम दे के जो है अपने आईजी के अलावा खुद सिंध के वज़ीर आला हुसैन हुकूमत से दाद वसूल कर रहे हैं कि ये उन्होंने कितना ख़तरनाक किस्म का काम सर अंजाम दिया है। जबकि उसकी हकीकत कुछ और है। हकीकत यही है कि ये डाकू जो है अपने ही डाकुओं की अपने साथियों के फायरिंग से मारे गए हैं। अब मैं इस प्लेटफार्म से अपने काबिल एहतराम आईजी सिंध मुश्ताक महर से सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो इस ड्रामाई पुलिस मुकाबले की हकीकत क्या बयान करते हैं। क्या उनके इल्म में ये है कि ये डाकू वाकई डाकुओं के अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए या कि पुलिस का कारनामा है? क्या वो इस ड्रामाई पुलिस मुकाबले की हकीकत जानने के लिए कोई इसकी इंक्वायरी करने का हुक्म देंगे कि आखिर इसकी हकीकत क्या है? इसमें आईजी सिंध मुश्ताक महर को अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये जो तासुर है कि ये मुकाबला नहीं, बल्कि पुलिस ने जो है वो क्रेडिट लेने के लिए डाकुओं के इस कत्ल को जो है वो अपना कारनामा, अपना पुलिस मुकाबला जाहिर किया है। नहीं चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। पाकिस्तान से मुतालिक जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो ये है कि पाकिस्तान जो है 2020 में जो है करप्शन के लिहाज से जो है वो 124वें नंबर पर था और अब मौजूदा जो हुकूमत है तब्दीली सरकार के दौर में जो है पाकिस्तान करप्शन के लिहाज से जो है वो 140वें नंबर पर पहुंच गया है।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کا کارنامہ ہے؟ ویسے تو کرپشن کے حوالے سے جو ہے خود پوری کی پوری تبدیلی سرکار کی جو پوری کابینہ جو ہے وہ بالواسطہ یا براہ راست طور پر اس میں ملوث ہے. یہ ان سب کا کارنامہ تو گردانا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور سے جو ہے یہ سہرا جو ہے خود پنجاب حکومت کے سر جاتا ہے. پنجاب حکومت نے یہ ناقابل فراموش کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ کرپشن کے حوالے سے جو ہے پاکستان کا نمبر جو ہے جو 124واں نمبر تھا اسے 140ویں نمبر پر پہنچا دیا. یہ کارنامہ جو ہے پنجاب حکومت کا ہے. اس سلسلے میں پنجاب سے ہمارا نمائندہ خصوصی اللہ دتا کی جو ایک لمبی چوڑی رپورٹ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کا جو صوبہ ہے 5 دریاؤں کا، اس کی سرزمین کو جو ہے اس وقت جو پنجاب کی حکومت ہے انہوں نے ایماندار اور اصول پرست افسروں کے لیے ایک طریقے سے نو گو ایریا بنا دیا ہے. یہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ عثمان بزدار جب سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں اب تک ریکارڈ تعداد میں 6 آئی جی اور 4 چیف سیکرٹری تبدیل کروا چکے ہیں. یہ 6 آئی جیز میں جو ہے کلیم امام ہے، طاہر ہے، عارف نواز ہے، امجد سلیمی ہے، انعام غنی ہے، ان کو تبدیل کروا چکے ہیں. اس کے علاوہ جو 4 چیف سیکرٹری ہیں اس میں اکبر حسین درانی ہیں، یوسف نسیم کھوکر ہیں، میجر سلمان اعظم ہیں، جواد رفیقی. اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ایماندار ڈی آئی جی ہیں جس میں خود ڈی جی اینٹی کرپشن اعجاز حسین شاہ اور خود ڈپٹی ڈی جی عبدالرب کو ایک ہی دن جو ہے تبدیل کر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ جو ہے خود ایک اور ایماندار ترین جو ڈی آئی جی تھے ملک یوسف، ایک ڈی آئی جی آغا یوسف کے علاوہ ڈی آئی جی شہزاد اکبر، یہ تمام کے تمام جو ہے ایمانداری اور اصول پرستی کے چلتے پھرتے اشتہار ہیں. انہیں بھی محض اس لیے پنجاب سے نکال دیا گیا تھا کہ یہ جو ہے چیف منسٹر اور ان کے جو پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کے غلط احکامات ماننے کو تیار نہیں تھے، ان سے سمجھوتا نہیں کر رہے تھے اور ان کے کرپشن کے آگے یہ سیسا پلائی دیوار بن رہے تھے، جن کی پاداش میں جو ہے پھر انہیں پنجاب سے نکال دیا گیا. اسی طریقے سے جو ہے وہ سائیوال کے ایک انتہائی ایماندار، انتہائی اصول پرست کمشنر احسن وحید کو محض اس لیے او ایس ڈی بنا دیا گیا کہ انہوں نے بھی جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری جو موجودہ ہے محمد عامر جان کا ایک غلط حکم ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. نہ صرف ان کا بلکہ سابقہ جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے طاہر خورشید کا بھی انہوں نے ایک غلط حکم ماننے سے انکار کر دیا. حکم کیا تھا کہ ہڑپا ٹیکسٹائل ملز کی جو ہے اس کو غیر قانونی طریقے سے رہائشی کالونی میں تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا. انہوں نے وہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں جو ہے وہ انہیں وہاں سے تبدیل کر کے او ایس ٹی بنا دیا. بعد میں وہی کام جو ہے خود چیف منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری نے جو ہے وہ ریونیو بورڈ کے ایک بڑے افسر سے کروا دیا اور اس کام کرنے کے عوض جو ہے سرکاری خزانے کو مبینہ طور پر 65 کروڑ کا نقصان پہنچایا گیا. اور اس کام کے عوض جو ہے طاہر خورشید نے مبینہ طور پر جو ہے کہتے ہیں کہ 8 کروڑ روپے وصول کیے. اسی طریقے سے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کی منظور نظر قصور کی خاتون ڈی سی آسیہ گل کی بے ضابطگی سے متعلق ایک لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے موجودہ چیف سیکرٹری پنجاب کو موصول ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے خود خاتون ڈی سی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے. جو بے ضابطگی کی رپورٹ چیف سیکرٹری کو موصول ہوئے اس میں جو الزامات جو ہے ڈی سی پر لگائے گئے اس کے مطابق جو ہے ایس گارڈ فیکٹری کے معاملے میں مبینہ طور پر 1 کروڑ روپیہ وصول کیا گیا، بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے میں 2 کروڑ روپے، گو پیٹرولیم کے معاملے میں جو ہے 30 لاکھ روپے، یونائٹڈ فیکٹری کے معاملے میں 30 لاکھ روپیہ لے کر جو ہے قبضہ دلوایا گیا. یہ الزامات تھے ان پر. اس طریقے سے اے ورسس بلال کاٹن پتوکی سے مبینہ طور پر 2 کروڑ روپے لے کے 100 کنال پر قبضہ کروایا گیا. اسی طریقے سے رمضان بزدار بلز کی مد میں مبینہ طور پر 9 ملین
रुपए वसूल करने की भी शिकायतें हैं। नाज़रीन, ये वो कारनामे हैं, ये वजूहत हैं जिसके नतीजे में जो है पाकिस्तान करप्शन के हवाले से 124वें नंबर से 140वें नंबर पर पहुंच गया है। वैसे तो इस कारनामे में पूरी की पूरी जो तब्दीली सरकार की तमाम काबीना बिलवास्ता या बराह रास्त तौर पर मुलविस है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिस्सा इसमें खुद जो है पंजाब हुकूमत का है। यानी पंजाब हुकूमत ने इसमें एक तरीके से नाकाबिल फरामोश कारनामा सर अंजाम दिया है, जिसमें खुद जो मौजूदा जो सेक्रेटरी हैं सीएम के वो और साबिका सेक्रेटरी जो है ताहिर खुर्शीद का मरकज़ी किरदार रहा है। उन्होंने जो है करप्शन की एक तरीके से मुबैना तौर पे नहरें जो है वो पंजाब में उन्होंने बहा दी थी, जिसका असर ये हुआ कि ख़ुद पाकिस्तान जो है वो दुनिया में 124वें नंबर से जो है वो 140वें नंबर पर पहुंच चुका है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कारनामा जो है ये खुद पंजाब हुकूमत का है, जिस पर उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जाएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चाहते हैं कि हक व सदाकत से इसी चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। बलूचिस्तान पुलिस कांस्टेबल में एक ऐसा कांस्टेबल हैदर शाह भी है जो कि प्रमोशन नहीं चाहता, इसलिए कि प्रमोट होने की सूरत में उन्हें उनकी मौजूदा पोस्टिंग को छोड़ना पड़ेगी, जिससे वो छोड़ने को तैयार नहीं। हैदर शाह जब भर्ती हुए पुलिस में तो उस वक्त वो एक एसएसपी अरबाब अमजद के गनमैन बन गए। उनकी पोस्टिंग उस वक्त जोनल आरआरजी थे, जहां पर जो है अरबाब अमजद ने उन्हें क्लोथिंग का इंचार्ज लगा दिया। क्लोथिंग का इंचार्ज लगते ही उनके वारे नियारे होकर उन्होंने जो है पुलिस कांस्टेबलों के मुबैना तौर पर वर्दियां, बूट, कोट और दूसरा सामान जो है वो कोयटा के अलमदार रोड पर वाक़या एक दुकान पर जाकर फरोख्त करने का सिलसिला शुरू कर दिया। यहाँ से उनकी मुबैना बेज़ाब्तगी और करप्शन की शुरुआत हो जाती है, जिसके बाद जो है जब एसपी अरबाब का ट्रांसफर वहाँ से हो जाता है तो उनकी जगह पर जो है आसिफ गलज़ई आरआरजी में एसपी के एसएस से उनकी पोस्टिंग हो जाती है, जिसके बाद हैदर शाह का टांका जो है आसिफ गलज़ई से कुछ इस तरीके से जुड़ जाता है, वो कुछ इस तरीके से उनके आंख के तारे और हाथ के छाले बन जाते हैं कि उसके बाद जहां भी आसिफ गलज़ई का ट्रांसफ़र हुआ वो अपने साथ जहेज के सामान की तरह से उन्हें साथ साथ ले जाता रहे। पुलिस हेडक्वार्टर गए तो वो साथ में ले गए, और उसके बाद जब बलूचिस्तान कांस्टेबल में उनका ट्रांसफ़र तो वो वहाँ भी उन्हें अपने साथ ले गए, और आज तक जो है उन्होंने इन्हें अपनी आंख का तारा बना के रखा है। इस वक्त भी हैदर शाह जो है वो बलूचिस्तान कांस्टेबलरी में मज़े करें, उनके पांचों उंगलियां घी और सर कड़ाई में है। हैदर शाह जो है जो सर्दियों के लिए जो कोयला आता है पुलिस की जानिब से बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की दूसरी जो गुटका आता है, वो गुटका जो है और कोयला जो है वो पुलिस वालों को देने के बजाय जो है वो खुद आग के ठेकेदारों पर फरोख्त करते हैं और उसकी रकम अपने एसएसपी को नजराने के तौर पर पेश करते हैं। इसी तरीके से जो पुलिस हेडक्वार्टर में जो गोड़े हैं सरकारी, उन सरकारी गोड़ों पर भी वो जुल्म व सितम करके उन्हें आधे पेट यानी आधी घास जो है वो उन्हें खिलाता है, और बाकी आधी घास के पैसे जो है वो अपने एसपी के नजराने के तौर पर उन्हें पेश करता है, ताकि उनकी नौकरी पक्की होती रहे, उनकी भी जो है पांच उंगलियां घी और सर जो है वो कड़ाई में बदस्तूर शाम होता रहे। ये सारा सिलसिला जो है वो इस वक्त चल रहा है। यही वजह है कि वो हैदर शाह जो है वो प्रमोशन लेने को तैयार नहीं, जिसको उनकी इस हालत से जो है दूसरे जो उनके हम असर वो परेशान है कि भाई आखिर प्रमोट क्यों नहीं चाहता है। उनके प्रमोट ना होने की असल वजह यह है कि वो मौजूदा जो उनकी पोस्ट है वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, चलते हैं अब प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। सिंध पुलिस के अपग्रेडेशन का मामला क्या है?
آیا سندھ پولیس اپ گریڈ ہوگی کہ نہیں. سندھ حکومت اور خود سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے پولیس کو اپ گریڈ کرنے میں مخلص ہیں کہ نہیں. لیکن جو اس وقت خط و کتابت ہو رہی ہے اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ نہ تو پولیس کا سربراہ دلچسپی لے رہے ہیں اور نہ ہی خود سندھ حکومت کو کوئی دلچسپی ہے کہ ان کی فورس جو ہے وہ اپ گریڈ ہو جائے. اس لیے کہ خود چیف منسٹر کے جو پروٹوکول میں جو لوگ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں وہ سب آر آر ایف کے ہیں یا ایس ایس یو کے. ان کی تنخواہیں تو آلریڈی ہی جو دگنی ہیں انہیں اپ گریڈ ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. تنخواہ تو انہیں پہلے ہی زیادہ مل رہی. لیکن جو دوسرے عام عوام کی جو جان اور مال کے تحفظ پر جو پولیس اہلکار معمور ہیں, جو بینکوں کے آگے کھڑے ہو کے پکٹ ڈیوٹیاں کرتے ہیں, جو کہ گشت کرتے ہیں, جو کہ موبائلوں میں جو ہے وہ ڈاکوؤں سے نبرد آزما ہوتے, ان کی تنخواہیں جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. اپ گریڈیشن سے ان کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے. اپ گریڈیشن سے نہ تو ایس ایس یو کے جوانوں پر کوئی اثر پڑتا ہے نہ ہی آر آر ایف کے جوانوں پر کوئی اثر پڑتا ہے. تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ نہ تو چیف منسٹر جو ہے وہ سندھ پولیس کو اپ گریڈ کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی خود آئی جی سندھ جو ہے وہ اس معاملے میں کوئی دلچسپی لے. جبکہ خود اس وقت پولیس میں جو ہے ایک عجیب سی ہیجانی کیفیت طاری ہے. خود اپ گریڈیشن کے حوالے سے روز بروز جو ہے ان میں جو ہے جوش و جذبہ جو ہے اپ گریڈیشن کے خلاف کہ تحریک چلانے کے لیے جو ہے اپ گریڈیشن کے حوالے سے تحریک چلانے کے لیے ان میں جوش و جذبہ جو ہے روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھنا یہ کہ سندھ پولیس کے جو جوان ہیں وہ اپ گریڈیشن کا معاملہ جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ حکومت پر اور خود اپنے محکمے پر پریشر بڑھا کر جو ہے کس طریقے سے یہ اپنا مسئلہ حل کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں. چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا آخری سلسلہ ہے, کچھ بھی نہ کہا, کچھ کہہ بھی گئے, کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. سندھ پولیس میں ایک گریڈ 21 کا ایک ایسا بھی افسر شامل ہے جو اتفاق سے جو ہے پامسٹ ہے. ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر جو ہے وہ مستقبل کے فیصلے کرنے کے ماہر ہیں اور ان کے فیصلے کافی حد تک جو ہے وہ درست بھی ثابت ہوئے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کا یہ کہنا ہے کہ مذکورہ جو گریڈ 21 کے افسر ہیں جب اے ایس پی پریڈی تھے تو اس وقت یہ راز فاش ہوا خود ان کے اپنے ماتحتوں پر اور اس کے علاوہ خود صدر کے الیکٹرانکس مارکیٹ کے بعض ڈیلروں پر اور بعض بڑے تاجروں پر یہ راز فاش ہوا کہ ان کے علاقے کا جو اے ایس پی ہے وہ صرف اے ایس پی نہیں بلکہ وہ مشہور پامسٹ بھی ہے. کسی کا بھی ہاتھ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں ایک درست فیصلہ کر سکتے ہیں, آپ کو ایک درست پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ آپ کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن غضب کی بات یہ کہ انہوں نے اپنا ہاتھ جب دیکھا اور جب انہوں نے اپنے لیے پیشن گوئی کی اپنے مستقبل کی تو ان کی اپنی پیشن گوئی اپنے بارے میں جو ہے درست ثابت ہوئی کہ نہیں, وہ تو اب یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکیں کہ ان کی اپنی پیشن گوئی خود اپنے بارے میں کتنی صحیح ثابت ہوئی. ان کی پوسٹنگ کسی اور جگہ تھی اور جب انہوں نے اپنے ہاتھ کی لکیریں دیکھی تو ان کو اندازہ ہوا کہ ان کی سروس کا جو آخری حصہ ہے وہ کراچی میں سروس کرتے ہوئے وہ گزاریں گے, یعنی کراچی کے پولیس چیف بن جائیں گے سروس کے آخری حصے میں. یہ انہیں ان کی اپنی ہاتھوں کی لکیروں نے یہ سب کچھ بتا دیا کہ سروس کا آخری حصہ آپ کراچی پولیس کے چیف کے حصے سے گزاریں گے. انہیں اپنی پامسٹی پر بہت ہی زیادہ یقین تھا کہ ان کے پیشن گوئیاں کبھی غلط نہیں ہوتی. دوسروں کے بارے میں جو پیشن گوئی کرتے رہے وہ ہر بہر جب درست ثابت ہوئی تو پھر ان کی اپنی جو ہاتھ کی لکیریں کہہ رہی ہیں وہ بھی درست ثابت ہوئی, جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے کوئی اپنے ٹرانسفر کے لیے کوششیں کی اور اپنا ٹرانسفر کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے سندھ پولیس میں کروا دیا, اس آس میں, اس امید سے کہ ان کی ہاتھ کی لکیریں جو کہہ رہی ہے, جو بتلا رہی ہے وہ درست ثابت ہوگی اور وہ کراچی پولیس کے چیف بننے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن کراچی آنے کے بعد وہ کوشش کرتے رہے, انتظار کرتے رہے, بار بار اپنی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے رہیں کہ ہاتھ کی لکیریں تو بالکل ویسی تھی جیسے کہ پہلے تھی, لیکن انہیں پوسٹنگ کیوں نہیں مل رہی. بار بار اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو کھوجتے رہے لیکن اسی دوران ان کی
पोस्टिंग तो हो गई, लेकिन कराची पुलिस की चीफ केसेस नहीं बल्कि किसी और जगह की पोस्टिंग हो गई। लेकिन वो पोस्टिंग जैसे हो गई, उसके बाद जब उन्होंने अपनी हाथ की लकीरों को देखा तो लकीरें यकसर तब्दील हो चुकी थी। ये उनके करीबी रफ़क़ा का कहना है। बाद अज़ां अब इत्तला मिली कि उनकी वो पोस्टिंग भी ख़त्म हो गई। अब आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि दूसरों के मुस्तकबिल का फैसला करने वाला सिंध पुलिस का पामिस्ट खुद अपने मुस्तकबिल के बारे में जो उन्होंने पेशन गोई की थी, उनकी अपनी पेशन गोई अपने मुस्तकबिल के बारे में कितनी दुरुस्त साबित थी, उसका अंदाज़ा आप लोग खुद लगा सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।